दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारत की इस श्रृंखला में हमारा आज का विषय है रजिया सुल्तान, जिसमें हम रजिया से जुड़े हुए कुछ प्रमुख परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्यों पर क्रमवार चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इल्तुतमिश वाले वीडियो में हमने देखा था कि इसका एक पुत्र था नासिरुद्दीन, जिसका मकबरा इसने सुल्तानगढ़ी में बनवाया था, जो कि भारत का संभवतः पहला मकबरा माना जाता है। तो इल्तुतमिश अपने इस पुत्र नासिरुद्दीन को बहुत चाहता था और इसी को उत्तराधिकारी बनाने का उसने सोचा था। लेकिन 1229 में इसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है और इसके बाकी के पुत्रों में ऐसी योग्यता इसको दिखाई नहीं देती जिससे कि उनको ये अपना उत्तराधिकारी घोषित करता। तो इसके पास एक विकल्प था, इसकी योग्य पुत्री रजिया। तो इसने अपने पुत्रों के बजाय रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कहा जाता है कि एक बार ये ग्वालियर के अभियान पे गया था, तो राजधानी दिल्ली में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी रजिया ने निभाई थी। और जब इल्तुतमिश अभियान से लौट के दिल्ली आता है तो रजिया के इस प्रदर्शन से बड़ा प्रभावित होता है और उसने उसी समय ये घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद उत्तराधिकारी दिल्ली सल्तनत की रजिया होगी। रजिया बचपन से ही काफ़ी होशियार थी। ये घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में काफ़ी निपुण थी। तो इन सब तमाम खूबियों को ध्यान में रखते हुए इल्तुतमिश ने ऐसी घोषणा की थी। तो जब तक इल्तुतमिश जीवित था तब तक तो इल्तुतमिश के इस निर्णय को किसी ने चुनौती नहीं दिया। लेकिन जब इल्तुतमिश की मौत हो जाती है तो रूढ़िवादी तमाम अमीर तुर्क और उलेमा वर्ग जो थे, उन्होंने एक महिला को दिल्ली सल्तनत का शासन सौंपने से इनकार किया, है ना। इसका विरोध किया उन्होंने। और रजिया का ही एक सौतेला भाई था, इल्तुतमिश का एक दूसरा पुत्र, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। तो रुकनुद्दीन फिरोज को शासक इन अमीर वर्गों ने बनाया। और रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य शासक था। ये हमेशा भोग विलासिता में लगा रहता था। इसने महज 6-7 महीने तक शासन को चलाया था। और रुकनुद्दीन फिरोज जब शासन कर रहा था तो उस समय शासन का वास्तविक जो बागडोर था, वास्तविक जो शक्ति थी सत्ता की, वो इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की एक पत्नी थी, कोई दूसरी पत्नी थी, और रजिया की सौतेली माँ थी, और रुकनुद्दीन फिरोज की सगी माँ थी। तो रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पे बैठा था उस समय सत्ता की वास्तविक शक्ति इसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में थी। तो इस तरह देखा जाए तो शाह तुर्कान दिल्ली सल्तनत की सत्ता को संभालने वाली सबसे पहली ऐसी महिला होती है जिसने शासन को संभाला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रजिया ने क्या किया कि सल्तनत की गद्दी पे दावा करते हुए रुकनुद्दीन फिरोज का विरोध किया उसने। और उसने हवाला दिया कि मेरे पिता इल्तुतमिश ने ये घोषणा की थी कि उत्तराधिकार मुझे दिया जाए, लेकिन आप लोगों का जो राजा बना बैठा है उसमें योग्यता नहीं है शासन को चलाने की, रुकनुद्दीन फिरोज जो है, इसलिए मुझको मेरा अधिकार दिया जाए। और इसने लाल वस्त्र धारण किया और जनता के बीच ये गई रजिया।
और इसने जनता से अपील किया कि मुझे मेरा अधिकार आप लोग दिलाइए। जनता ने इसकी सहायता की और अमीर और उलेमा वर्ग को बाध्य किया कि रजिया को राजगद्दी पे बिठाया जाए। इस तरह जो अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, ये बाध्य होते हैं और रजिया को दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान होने का गौरव प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो रजिया शासक सुल्तान बन जाती हैं। शासन संभालते ही जो चालीसा, कल मैंने बताया था, चालीसा में क्या होता था कि कई अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्गों का ये एक संगठन था। कल चालीसा की हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो चालीसा संगठन, कुछ इक़्तिदार और कई अमीर तुर्क षड्यंत्र करने लगते हैं इसको सत्ता से बेदखल करने के लिए, रजिया को, है ना। और जैसे ही ये सत्ता संभालती है रजिया, विद्रोह एक के बाद एक विद्रोह होने लगते हैं, जिसका इसने मुकाबला बहुत ही सूझबूझ और कुशलता से किया। जैसे इल्तुतमिश का एक वजीर हुआ करता था, जुनैदी। तो जुनैदी और मलिक अयाज, मलिक सलारी, मलिक कूची और मलिक जानी, ये लोग जो है विद्रोहकर्ताओं में से और षड्यंत्रकर्ताओं में से प्रमुख थे। रजिया ने क्या किया कि दिल्ली में यमुना के किनारे एक सैनिक शिविर बनवाया और एक एक करके इन विद्रोहों का दमन किया, जिसमें उसने मलिक अयाज और मलिक सलारी को कूटनीतिक चाल से अपनी तरफ मिला लिया और बचे मलिक कूची और मलिक जानी, इनकी हत्या करवा दी और जुनैदी को भी भगा दिया। जुनैदी का भी दमन किया। ये भागते हुए, कहा जाता है कि सिरमौर की पहाड़ियों में शरण लेते हैं और वहीं भटकते हुए जुनैदी की मौत हो जाती है। ठीक, तो इस तरह रजिया ने इन विद्रोहों का दमन किया और आगे इसने अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया और तमाम सूबेदारों ने, सरदारों ने और सभी लगभग अमीर तुर्कों ने इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और ये पुरुष सुल्तानों की वेशभूषा में जनता के बीच आने लगी। सामान्यतया होता क्या था उस समय, मध्यकालीन भारत की बात है, तो महिलाओं में जो पर्दा प्रथा था, ठीक है, तो उसका जो है त्याग किया रजिया ने और बिल्कुल जैसे पुरुष सुल्तान व्यवहार करते थे वैसे ही रजिया ने व्यवहार किया। रजिया ने अपने शासन को और भी सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन किया। इस क्रम में उसने अबिसिनियाई याकूत को अमीर ए आखूर का पद दिया। अमीर ए आखूर की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अमीर ए आखूर का मतलब होता था हाईएस्ट जो ऑफिसर होता था कैवेलरी का, है ना, घुड़सवार जो सेना थी उसका सर्वोच्च सेना नायक होता था अमीर ए आखूर। तो याकूत, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि रजिया का ये प्रेमी हुआ करता था, हालांकि इसका ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हाँ इतना तय है कि ये एक कुशल और बहादुर योद्धा था और रजिया का काफ़ी वफादार था। तो याकूत को इसने अमीर ए आखूर, मुजहाबुद्दीन को वजीर का पद दिया, मलिक गोरी को अपना सेनापति बनाया और कबीर खां को इसने लाहौर की इक्तेदारी दी। इससे हुआ क्या कि रजिया ने महत्वपूर्ण पदों पे अपने पक्षकारों की नियुक्ति की, ठीक है, जिससे इसकी मजबूती बढ़ी
और इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। रजिया के बढ़ते इस प्रभाव से जो अमीर वर्ग था और जो चालीसा था तुर्कान चहलगानी, वो काफ़ी चिंतित हुए, उनमें ईर्ष्या जागी। मैंने कल बताया था ना, चालीसा लोग क्या करते थे, वो चाहते थे कि शासक जो है हमारी कठपुतली बना रहे। और क्या किया इस वर्ग ने कि एक संगठित षड्यंत्र की योजना बनाई और विद्रोह शुरू हुआ। एक नया संगठित विद्रोह शुरू हुआ जिसमें दो लोग आगे आए। एक था तबर हिंद, जो भटिंडा क्षेत्र में पड़ता है। तबर हिंद का सूबेदार अल्तूनिया, दूसरा बदायूं का सूबेदार एतगीन। तो अल्तूनिया ने क्या किया कि याकूत, जो अमीर याखूर था, याकूत की हत्या कर दी। रजिया की लगभग एक बड़ी शक्ति जो थी उसकी हत्या कर दी और रजिया को भटिंडा में कैद कर दिया अल्तूनिया ने। ठीक, आगे हुआ क्या कि जो अमीर वर्ग था इसने रजिया के ही एक दूसरे सौतेले भाई बहराम शाह को शासक बनाया और इस पर नियंत्रण रखने के लिए एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था नायब ए मुमालिकात। क्या नाम था? नायब ए मुमालिकात। और नायब ए मुमालिकात के पद पर एतगीन बैठा। कौन एतगीन? ये वाला जो दो बड़े षड्यंत्रकर्ताओं में से था, अल्तूनिया और एतगीन। तो इसमें से जो एतगीन था बदायूं का सूबेदार, वही पहला नायब ए मुमालिकात बनता है। और जब ये नायब ए मुमालिकात बनता है तो बहुत तेज़ी से प्रभावी होता है और बहराम शाह पर ये नियंत्रण करने लगता है। बहराम शाह को लगता है कि यार मैं तो नाम मात्र का शासक हूँ। और बाद में बहराम शाह इसके बढ़ते शक्ति एवं प्रभाव को देखकर और चिंतित होकर एतगीन की हत्या करवा देता है। ठीक, तो जब बहराम शाह ने एतगीन की हत्या करवा दी तो अल्तूनिया घबराया। उसको लगा कि अब मेरा भी नंबर है। तो उसने किया क्या कि रजिया को कैद से रिहा करवाया और रजिया को एक प्रस्ताव दिया कि वो उससे विवाह कर ले, है ना। रजिया को ये जो प्रस्ताव था अल्तूनिया द्वारा कि विवाह करने का जो था प्रस्ताव, वो रजिया को लगा कि ये सत्ता को वापस पाने का, खोई हुई सत्ता को वापस पाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। और रजिया ने विवाह करने की हामी भर दी। दोनों का विवाह होता है, अल्तूनिया और रजिया का। और रजिया और अल्तूनिया ने मिल करके एक सेना का संगठन किया बहराम शाह के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। और सेना को संगठित करके ये दिल्ली की ओर दोनों कूच किए। बहराम शाह के गुट और रजिया के गुट में के बीच युद्ध होता है जिसमें रजिया और अल्तूनिया बुरी तरह से पराजित होकर भागने लगते हैं। और इसी भागने के क्रम में, सॉरी थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, तो जब ये भाग रहे होते हैं तभी बहराम शाह के इशारे पर कुछ डाकुओं द्वारा रजिया और अल्तूनिया दोनों नवविवाहित जोड़ों की हत्या कर दी जाती है कैथल में। कहाँ पे? कैथल में 1240 में, याद रखिएगा। कैथल हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, तो कुछ डकैतों द्वारा आराम शाह के इशारे पर रजिया और अल्तूनिया की कैथल में हत्या करवा दी जाती है। तो इस तरह रजिया महज 4 सालों का शासन करती है, 1236 से 1240
तक, और ये दुनिया को अलविदा कह देती है, लेकिन रज़िया का नाम इतिहास के पन्नों पे अमर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। थैंक यू।